गुड इवनिंग। आज हम लोग लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन। और हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये है सीरीज ए। तो हम 1 से लेके 100 तक जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का हम देखेंगे कि क्या क्या उसका आंसर है, और थोड़े से कुछ प्रश्नों को हम डिटेल में जानेंगे। और खास तौर से जो जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं और मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हर एक प्रश्न को कैसे करना है, आपका जो है अप्रोच क्या होना चाहिए, वो भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। देखिए, टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग। इसमें से फाहियान और ह्वेनसांग दोनों चीनी यात्री थे और टॉमस रो अंग्रेज था। ठीक, तो टॉमस रो जो है वो आता है जहांगीर के टाइम में। कब आता है? जहांगीर के टाइम में। और आप लोगों को पता होगा कि जो जहांगीर है वो मुगल शासक था। क्या? मुगल शासक। और इसका टाइम पीरियड है 1615। फाहियान गुप्ता टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय या दूसरा जो उनका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आता है। और ह्वेनसांग ये वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन के टाइम में आता है। तो हमें जैसे पता है कि पहले गुप्ता टाइम पीरियड आता है, फिर उसके बाद वर्धन डायनेस्टी और बाद में अंग्रेज आते हैं। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों में अगर हम बात करें तो मुगल टाइम पीरियड में जो आता है वो टॉमस रो आता है, जो कि डेट 1615 है। तो क्रम क्या होगा? फाहियान 2, उसके बाद ह्वेनसांग 3 और उसके बाद टॉमस रो। तो 2 3 1, इसका ऑप्शन है सी। दूसरा प्रश्न है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। और उसके 7 साल बाद ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बक्सर का युद्ध ये होता है। तो मतलब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के 7 साल बाद। तो इसका उत्तर क्या है? प्लासी, बी। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, और इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। और ये जो हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, ये 1857 की क्रांति का मूल कारण भी था। अब आते हैं 4th नंबर पे। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में याद रखिएगा कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, तो धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे एक चिकित्सक थे। ठीक है, अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। 6th नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 को आया। एक्चुअली इसको आना था 1929 में, क्योंकि 1919 के एक्ट के 10 साल बाद इसकी आने की डेट थी। तो 1919 में 10 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1929। लेकिन वो पहले ही आ जाता है 1928 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जगह थी लाहौर। ये लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था जहां पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। और पूर्ण स्वराज की डिमांड की जो डेट है वो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930। और इसी 26 जनवरी 1930 में जो ये जो 26 जनवरी है, उसी को लेके हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू होता है 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस में। तो इसका संबंध कहां से है? जब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1930 को। कहां पे? लाहौर
और नदी कौन सी रहती है? रावी नदी का तट। ठीक है, आते हैं 8वें नंबर पे। इसमें से मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध है सुभाष चंद्र बोस, तो ए के आगे 2। गदर पार्टी का संबंध है लाला हरदयाल, 1। मित्र मेला बी.डी. सावरकर, 3। और होम रूल लीग एनी बेसेंट का है। ठीक है, एनी बेसेंट। तो क्रम क्या होगा? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 9th नंबर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ये कोई और नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद रखिएगा, HRA भी बोलते हैं। ये संस्था है 1924 की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है आपके ज्योग्राफी से। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी। 13th नंबर क्वेश्चन, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे? भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना है आपको। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह एस का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा। अच्छा, भिलाई इस्पात संयंत्र है कहां पे? ये है छत्तीसगढ़ में। और दल्ली राजहरा भी कहां पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो ध्यान रखो, यहां पे पूछा गया है सही नहीं है। तो देखो, जोजिला और बुर्जिला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, ये सही है। बारालापचाला और सितकीला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश में। थागला, नीति पास और लीपू लेक ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। नाथुला, जिलेपला ये है सिक्किम में। तो क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो कौन कौन सही नहीं है? 2 और 3। इसका उत्तर होगा बी। अब आते हैं 16 नंबर पे। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ये क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे। तो यहां पे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, आंसर सी। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक सेक्टर को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में जो है कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग धंधे आते हैं और टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आपको मिलेगा, कि जो आपको ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सेवा क्षेत्र। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। अब आते हैं 20 नंबर पे क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में आता है, राज्य सूची में कानून और व्यवस्था और जेल, ये तीनों राज्य सूची के। दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। 23 नंबर पे आते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय की बात केवल और केवल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ही देते हैं, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो आंसर होगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 40। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर पे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय का कॉन्सेप्ट बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। ठीक है, और यही जो है भारत में लागू है। अब यहाँ पे जो दूसरा नाम है अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने त्रिस्तरीय न के देके द्विस्तरीय दिया था। क्या?
द्विस्तरीय, टू लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय पूछा है, तो बलवंत राय मेहता का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? देखिए कब होता है, तो स्विच बंद होने पर होता है, इसमें सर्किट की बात की गई है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का ओम। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। कर्कटजनक रसायन से होता है, देखिए कार्सिनोजेनिक केमिकल्स की इसमें बात की गई है। कर्कटजनक रसायन की वजह से कैंसर होता है। त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। डर्मिस मतलब त्वचा और ऊपर, तो एपी शब्द जहां भी होता है उसका मतलब ऊपर ही होता है, ठीक है। एंडो मतलब नीचे होता है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? ऊपरी सतह, तो ऊपरी सतह को बोलते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर जो प्रश्न है वो मैथ से है। देखो, यदि रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, तो x का मान बताना क्या होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? अंडर रूट 1 प्लस 27 अपॉन 169। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 169 प्लस 27 अपॉन 169, ये वैल्यू हो जाएगी रूट 196 अपॉन 169। तो ये 196 का रूट और 169 का रूट वैल्यू क्या होती है? तो 169 की 196 की 14, 169 की 13। अब ये वैल्यू बराबर किसके? 1 प्लस एक्स अपॉन 13 के। तो 14 अपॉन 13 इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 13 को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 13 प्लस एक्स अपॉन 13। देखो 14 अपॉन 13 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। 3 थोड़ा सही से कर देते हैं, और 13 अपॉन एक्स अपॉन 13 यहाँ पे भी रहेगा। तो 13 थर्ड नीचे को कैंसिल कीजिए, तो 14 इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स, तो 14 बराबर 13 धन x, तो x बराबर 14 माइनस 13 इक्वल टू 1। इसका उत्तर होगा ए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं? ये बहुत ही सिंपल है। 37.5 को हम लोग 37 गुना 74 1 75, तो 75 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब इसमें कुल कितने 1/8 हैं? तो भागा 1/8। अब देखो जब इस तरह की चीज होती है तो एक फार्मूला आप लोग याद रखिए। अगर चीज आपको मिलती है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू डी b इंटू सी, ठीक है। d ये ऊपर चला जाता है और c यहां पे आ जाता है b के पास, तो a इंटू डी अपन b अपन सी। तो यहां पे a इंटू डी क्या दिखाई पड़ रहा है? 75 इंटू 8, ठीक है। d की जगह 8 है और a की जगह 75, ओके। अब b की जगह क्या है? 2, c की जगह क्या है? देखो 1। अब ये वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो 75 में जब 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 600 अपॉन 2 इजकल टू 300। देखिए ऑप्शन क्या है? 32 का ए। अब 36.1 अपॉन 102.4, इसको जो है अंडर रूट में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 360.1 दशमलव हटा दो तो 361 अपॉन 1024। 361 किसका स्क्वायर है? ये है 19 का, ठीक है, ऊपर 19 हो गया, और 1024 किसका है? 32 का। तो इसका उत्तर होगा सी। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो देखो एक साल में ओवरऑल बढ़ा कितना? 4 बढ़ता है तो 1/2 मतलब 0.5 घटता भी तो है, तो हुआ क्या? 4 माइनस 0.5, ये हुआ क्या? 3.5%। अब ये कुछ नहीं है, जब जनसंख्या पे क्वेश्चन आते हैं तो उसकी वृद्धि जो है आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से निकालेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम, जो यहाँ पे जो भी टाइम रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्षों के लिए दिया है, तो P को मान लो 100, 1 रेट कितना हो गया? 3.5 अपॉन 100, टाइम क्या है? 3।
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10.8 का डिफरेंस। ठीक है, तो 10.8 की वृद्धि होगी। ओके, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो इसमें 13 परिणामों का औसत 68 है, तो 13 परिणामों की कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको कैलकुलेट करने के 30 इंटू 68 कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? 13 74 104 4 10 और 13 छेक 78 और 10 88, तो ये वैल्यू होगी 884। ओके, पहले 7 का औसत 63 है, तो कुल वैल्यू किसकी होगी पहले 7 की? तो ये वैल्यू होगी 7 गुणे 63, ये आ गया 441। आखिरी 7 की कितनी है? आखिरी 7 के परिणाम औसत जो है 70 है, तो कुल कुल मान कितना हो जाएगा? 490। अब इनको जोड़ लो आप, तो ये हो जाएगा 14 परिणामों की कुल वैल्यू हो जाएगी 1 9 4 13 4 4 8 1 9 9 से 31। अब 13 की ये जो वैल्यू आई है उसको घटा देना है किसमें से? इसकी वैल्यू से, तो आ जाएगी 7वें की वैल्यू। तो 931 14 परिणामों का है और 13 का कितना है? 814, सॉरी 884। तो इसको घटाओगे तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 12 आया, मतलब 2 आया, एक हासिल ले लिया तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, 47, इसका उत्तर है ए। अब आते हैं, ये हिंदी वाला सेक्शन है। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तीक्ष्ण का क्या? कुंठित। डी। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, गजवदन का पर्यायवाची होगा गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है, तो ये होगा कंटकाकीर्ण। क्या? कंटकाकीर्ण। दूध का दूध, पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका मतलब होता है उचित निर्णय करना। ठीक है, बिना पक्षपात के, तो उचित निर्णय करना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बहिष्कार कैसे लिखा जाता है? तो बहिष्कार जो है इसका ऑप्शन है सी। अब आ गया रीड दी पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। ये इंग्लिश का पैसेज है और इस पे आपको जो है उत्तर देना है। तो इसको जो है सिंपल सा क्या करना होता है कि ये पैसेज जो है ध्यान से पढ़ने होते हैं और बहुत ही आसान ये सेक्शन है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर जो है इन पैसेज में ही दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो 41 नंबर है, द ऑथर सेड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो 41 का ऑप्शन है ही वॉज एफ्रेड। ठीक है, 42 द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसका ऑप्शन है सी अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। 43 which one of the following did the author do first? climbing into bed। ये सारे ऑप्शन आपको जो ऊपर जो पैसेज दिया गया है इसी में मिल जाने हैं। ठीक है, 44 गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। क्या है? प्राइड। प्राइड का सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो प्राइड का सिनोनिम क्या होता है? डिग्निटी। गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो कीन का होता है डल। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता का संबंध रेबीज से, तो मच्छर। मच्छर, कुत्ता क्या फैलाता है? रेबीज रोग। तो मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया रोग। सी। ओके, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो 47 का उत्तर होगा सूरवीर। ठीक है, किसी निश्चित कुट भाषा में कंप्यूटरॉन को PMOCTUENOR लिखते हैं, तो इसी कुट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 48 में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये होगा ये। ठीक है, 49 एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति का बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, देखो उसने क्या बोला? तुम्हारी माँ के पति। तो तुम्हारी माँ के पति, ये अगर उसकी माँ है तो उसके हस्बैंड, ये। ठीक, की बहन मतलब उसके पिता की बहन।
ये बहन सिस्टर मान लीजिए, ठीक है। वो क्या है, मेरी बुआ है। तो अब ये पर्सन और ये पर्सन, ठीक है, ये इसकी बुआ है तो ये इसकी भी बुआ लगेगी, तो ये आपस में क्या लेंगे, ये इसकी बहन लगेगी, ठीक है, डी। 50 नंबर, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? इसका उत्तर है रविवार। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये है राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021, ध्यान दीजिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 52 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर है मास्टर कार्ड, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम जो है ये अगस्त में हुआ था, राइट, और करंट अफेयर कहाँ तक का आ रहा है, जुलाई तक का आ रहा है। 22 जुलाई तक का भी करंट अफेयर आपको पूछा गया है, ठीक। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो ये है आयुष मंत्रालय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजक वाहक के लिए नामांकित किया गया? तो ये है मरियप्पन थंगवेलु, बी ऑप्शन। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? यह है 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है? तो इसका उत्तर है जापान। नेक्स्ट 58। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये भी करंट अफेयर है, ये है डीएमके ने। ए। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शांति सूचकांक में याद रखिएगा आइसलैंड। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो 60वें का उत्तर है तेलंगाना। 61। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन का यहाँ पे मतलब है वहां पे बहुत जो है वो आकाशीय बिजलियां गिरती हैं, तो यह है भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। 63 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का काल 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं, तो खजुराहो कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। 68। प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव में से किस राज्य से संबंध है? तो 68 का उत्तर है उड़ीसा से। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस में आपको मीथेन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और सीएफसी भी आती है। तो ये है, ये है, ये है, तो कौन नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बी। अब आते हैं 70 नंबर पे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब आते हैं 71 क्वेश्चन पे। तो देखिए 71 जो है हिंदी गद्यांश पे है, 3 गद्यांश को जो पढ़ना होता है और इसके ऊपर उत्तर देना होता है। तो उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त इस प्रियहणीय शब्द का अर्थ, तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है उसका, उसमें स्पृहणीय का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो ऑप्शन होगा डी। 73 पे आते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। तो बी, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? सभी धर्मों का आदर करना, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। 75, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ओके, तो ये है, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। उत्तर है डी। अब आते हैं दूसरे गद्यांश में, 76 से 80। ये जो है गद्यांश थोड़ा लंबा था, ठीक है, तो इसको सावधानी से पढ़ना है और इस पे आधारित जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते हैं। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों? तो मानव को सृष्टि का लघु रूप इसलिए माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। यह है गद्यांश के अनुसार उत्तर। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। इसका उत्तर है सी। शैल चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, क्या थी? ये था ऑप्शन सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। निरामय का मतलब होता है स्वस्थ। अब आते हैं 81 टू 85 नंबर पे। तो 81 से लेके 85 तक जो प्रश्न हैं वो हैं आपके ग्राफ के द्वारा, ठीक है, प्रदर्शित आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है, जो कि वैल्यू जो है वो मिलियन टन में, ठीक है। तो उसके बेस पे हमें उत्तर देना है। तो ये जो आप लोग ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे जो है 2009 टू 2010 इस ईयर से लेके 2019-20 तक का जो है वो आपको सीमेंट के प्रोडक्शन का जो है वो चार्ट दिया गया है। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है जैसे 42, 44, 58, 55, 90, 98, ये सब वैल्यू जो है वो मिलियन टन में है, ठीक है। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उत्पादन अधिकतम स्तर तक वर्ष घटा, इस वर्ष घटा, सबसे ज्यादा किस वर्ष में जो है प्रोडक्शन घटा है? तो यहाँ पे उत्तर है 2015-16, ठीक है। 2015-16 का आंकड़ा देखिए कहाँ पे है, 2015-16 ये है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 14-15 में 98 है और ये इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा है। तो ये जो लंबी लाइन है घटने की, सबसे ज्यादा कहाँ है? यहीं पे दिखाई पड़े, और जगह पे देखिए नहीं। तो बिना कैलकुलेशन किए ही आप इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना है तो 98 में 60 का डिफरेंस 38, इतना डिफरेंस जो है कहीं पे आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो 2015-16। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो मतलब बताना है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई। ये इसका उत्तर है 2013-14, ठीक है। 2013-14 वाला आंकड़ा देखिए, ये इसमें देखिए 55 से 90 बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितना का जंप हुआ इसमें जो है 45, सॉरी 35। तो 35 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो ये इतना लंबा जंप जो है आपको 2013-14 में देखने को मिल रहा है। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, तो पहले जो 3 वर्ष हैं उसका जो है औसत आपको प्रोडक्शन बताना है। तो 2009-10, 2010-11 और 2011-12, तो 42, 44 और 58 इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए, वो आ जाएगा एवरेज। तो इसकी वैल्यू है 48 मीट्रिक टन। अब आते हैं 84 पे। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको 2014-15 में मिलेगा। देखो 84, 2014-15 कितना है प्रोडक्शन? 98। देखते ही मार सकते, सबसे ज्यादा ऊपर ऊंचाई पे यही है 98, ठीक है। 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो 85 का आंसर है 31.8%। अब आते हैं 86 टू 90 पे। दिया गया ग्राफ एक वस्तु X के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाता है, ठीक है। तो 2013 से लेकर 2019 का आपको डेटा दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक का, और ये जो है वो करोड़ में वैल्यू है, ठीक है, 1300 2000 करोड़।
अब इस पे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2014-15 से 2015 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? वृद्धि प्रतिशत। तो ये वृद्धि प्रतिशत है 43.3। तो 2014-15 और 2015-16 थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। 2014-15 क्या है? 900 करोड़। 2015-16 क्या है? 1200 करोड़। ये डिफरेंस कितना है? 300। तो 300 जो है 900 का कितना परसेंट है? तो 300 मतलब 300/900 गुणे 100, इसको करिए 33.3% आएगा। अब आते हैं 87 नंबर में। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत बताना है। ठीक है, तो 87 का यहाँ पे आप जो है सभी वर्षों का जो जोड़ करके आप जो है वो भाग दे देना है। तो इसकी वैल्यू आएगी 260। विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था? तो इसका उत्तर है 2C। 89 x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताना है। ठीक है, तो एक तो वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके थे, अब क्या करना है? इसका उत्तर होगा 89 का 2। 90 नंबर 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है? ठीक है, तो x के आयात में प्रतिशत वृद्धि देखना है आपको। ठीक है, तो 2018-19 कहाँ पे है? ये तो 2018-19 में 2000। अब ये क्या करना है कि x के जो सभी वर्ष हैं उसका जो है औसत निकालना है। तो इन सबको जोड़ दीजिए और कितने से भाग देना होगा? 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 वर्ष हैं इनसे आप भाग दीजिए, फिर उनका डिफरेंस निकाल दीजिए और डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसके डिफरेंस को हम x में जो वृद्धि है उसे भाग देंगे इंटू 100 करेंगे। तो ये क्या आएगा? 90 का उत्तर है 64.38%। अब आते हैं 91। 91 में दिया गया है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्तियों ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सोमवार ए बी सी डी 40 45 25 20 ये है। मंगलवार को 35 50 48 26, शुक्रवार को 25 28 15 41 और शनिवार को 30 40 45 और 40 है। तो 91वां नंबर है क्वेश्चन कि मंगलवार एक द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो थोड़ा सा एक एक जनरल आइडिया लीजिए। मंगलवार को ए कितनी बेचता है? 35। ओके, शनिवार को सी महोदय कितने बेचते हैं? शनिवार को सी 45। तो 35 और 45 का अनुपात क्या है? 35/45। अब इसको 5 से काटिए 7, इसको भी 5 से काटिए 9। तो क्या है उत्तर? 7:9। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था? तो 92 का उत्तर है 44.44%। इसको भी कर सकते हैं। देखिए, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, देखिए सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु है 20। ओके, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु वो क्या है? शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45। अब क्या करना है आपको? 20 और 45, 20 और 45 को ऐसे कर दे, 20/45 गुणे 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 5 चौका 20, 5 9 45। तो आप 400 में 9 से भाग दीजिए, ये वैल्यू आएगी 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44.44% ये चलता जाएगा। ठीक है, 92 का सी। 93 बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो अब देख लेते हैं। बी द्वारा जो है सोमवार को कितनी वस्तु बेची गई थी? तो ये है 45, इसको याद रखें 45। ओके, सी को मंगलवार को कितना बेचा था? इसने बेचा था 48। तथा डी द्वारा शनिवार को ये हो गया 40। तो हमें जोड़ना क्या है? 45 48 और 40, ये कितना हो जाएगा? जोड़ के देख लेते हैं। 44 + 48 + 40
8 4 12 2, 4 3 12 1 13, 132। अब इस 132 में इसको क्या करना है, इसका औसत निकालना है। ठीक है, अब इसका औसत निकालेंगे आप, तो इससे 3 से भाग दिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12। ठीक है, 93 का उत्तर होगा, यहाँ तो एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या था, ओ सॉरी, यहाँ पे 45 था, हमने ये था 45, तो 45 ये करेंगे तो 133 है, आप 3 से भाग करोगे तो 44.33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है ए। 94 को देखते हैं सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि आई। तो इसको जो हम लोग करेंगे 94 को, तो इसका उत्तर है 28.3%। 95, अब 95 पे आते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य में कितना अंतर है। तो 95 का उत्तर होगा 5.25। 96 से अब 100 पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, तालिका, इसको ध्यान से पढ़ना है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो 2010 से लेकर 2017 के बीच में फसलों के उत्पादन की बात करनी है। ओके, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, जिसमें गिरावट दिखाई पड़ी 2013-14। तो 2013-14 को देखिए आप, ये है 13-14। ठीक है, इसमें हमें बात करनी है कि किस पर गिरावट दिखाई पड़ी है। तो 13-14 में आपको 7,056 कहां से हो गया, 71-12 से। ठीक है, इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो 97 का उत्तर है बाजरा, डी। अब आते हैं 98 पे। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन क्या था। तो ये है 293.86 टन। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो इसका उत्तर है चावल। चावल में जो है वो गिरावट दर्ज की गई। आलू का उत्पादन 2015-16 और 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो 2015-16 में 2010-11, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि हमें 2010-11 में उत्पादन देखना है, किसका, आलू का। तो आलू का उत्पादन 2010-11 में है 210 टन। ठीक है, और 2015-16 में कितना है, 2015-16 में है 400 टन। ठीक है, 400 टन। अब देखो, अब क्या करना है कि आपको 400 में 210 से भाग देना है। तो ये जो वैल्यू आएगी, 2 बार तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होगी आपकी 1.90। ठीक है, लगभग 1.9 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये जो था 1 से लेके 100 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर थे, सॉल्यूशन थे। तो अब आज की डेट में अपने चैनल पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पेपर जो है वो हो चुके हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। अब हम कल से उसकी जो 15 यूनिट हैं, पूरे सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15 यूनिट में जो है वो विभाजित किया गया है। इन 15 यूनिट में 1 से लेके 10 तक यूनिट का हम एक पार्ट रखेंगे और 11 से लेके 15 तक की यूनिट का हम लोग दूसरा पार्ट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक की जो यूनिट है वो जीएस ओरिएंटेड है। ठीक है, जीएस जीके मान लीजिए आप। ठीक, इसमें आप, और 11 से 15 में जो है आपको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इसके साथ साथ में आपको गद्यांश, हिंदी के पैसेज मिलेंगे, इंग्लिश के पैसेज मिलेंगे, और डेटा मैथ अगर इसको मानते हैं तो डेटा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन,
प्लस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, ये जो केवल 11 से 15 तक का सेक्शन है, ये 5 सेक्शन 50 नंबर को डील करता है। और पार्ट ए वाला जो सेक्शन है, पार्ट ए वाला जो सेक्शन है, इसमें जो है वो 10 यूनिट हैं जो कि 50 नंबर को डील करती हैं। तो हमें पार्ट 2 में जो केवल और केवल 5 यूनिट है और 50 नंबर दे रहा है, जिसके हर यूनिट जो है वो 10 की है, जबकि यहाँ पे हर यूनिट कितने की होगी, 5-5 नंबर की है। तो पार्ट 2 जो है मेरिट में आने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस पे विशेष फोकस करना है और हमारे चैनल का भी विशेष फोकस जो है वो पार्ट 2 पे रहेगा। ठीक है, हम पार्ट 1 भी डील करेंगे और पार्ट 2 भी डील करेंगे, लेकिन पार्ट 2 आपको जानते हैं कि अगर किसी को 85 प्लस लाना है तो पार्ट 2 बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे चैनल से जो भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो 85 टू 90 ये स्कोर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।